नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, खबरों की भीड़ के बीच कुछ महत्वपूर्ण खबरें दब सी जाती है और कल एक ऐसी ही खबर आई। खबर थी तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ी हुई। तीस्ता सीतलवाड़, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। गुजरात दंगों के समय इनका नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता था। खैर, इनकी कहानी बाद में बताऊंगा। कल खबर क्या थी इनसे जुड़ी हुई वो पहले जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट जो जब्त किया गया है वो मुझे वापस कर दिया जाए, क्योंकि मैं विदेश की यात्रा करना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आपको बताना होगा कि आप कहां जाना चाहती हैं, किनसे मिलना चाहती हैं। जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक हम आपका पासपोर्ट वापस नहीं लौटा सकते। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इनका पासपोर्ट लौटाने से मना कर दिया। तीस्ता सीतलवाड़ के वकील थे कपिल सिब्बल। पूरा मामला यह है कि 2023 में सबरंग ट्रस्ट ने गुजरात दंगा पीड़ितों से बहुत सारे पैसे लिए थे और उन पैसों का इस्तेमाल दंगा पीड़ितों को राहत के लिए नहीं किया गया, बल्कि निजी अय्याशियों के लिए खर्च किया गया, ऐसा आरोप है। तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद ने करीब 1.5 करोड़ रुपए जो गुजरात दंगा पीड़ितों के नाम पे लिए थे, चंदा इधर उधर से मांगा था, वो अपने निजी अय्याशियों पर खर्च किया गया, ये आरोप है। एक आरोप और है तीस्ता सीतलवाड़ पर, वो है झूठे सबूत और गवाह पेश करना। एक उदाहरण देता हूं। एहसान जाफरी, गुजरात दंगों में ये कांग्रेस के उस वक्त नेता थे, मारे गए थे। इनकी पत्नी है जाकिया जाफरी। जाकिया जाफरी के साथ तीस्ता सीतलवाड़ मिली और कहा कि हम आपके पति को न्याय दिलाएंगे। लेकिन न्याय दिलाने की प्रक्रिया में कोर्ट में यह साबित हो गया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने फैब्रिकेटेड यानी खुद से बनाए हुए सबूत पेश किए और गवाह, जिसमें प्रमुख गवाह जाकिया जाफरी भी थी, उन्हें सिखाया पढ़ाया कि तुम ऐसे बोलना, तब कोर्ट में ऐसे किया जाएगा। उन्होंने झूठ बुलवाया और बाद में जाकिया जाफरी ने यह भी कहा कि हां, तीस्ता सीतलवाड़ के कहने पर हमने गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी, कोर्ट में गढ़ी। और यह तीस्ता सीतलवाड़ पे दूसरा आरोप है। तीस्ता सीतलवाड़ पे एक और आरोप यह है कि उन्होंने गुजरात में एक जगह है जहां 28 शव बिना किसी की इजाजत से खोदे, निकलवाएं और फिर उसे लेकर मुद्दा बनाया उस वक्त की गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए। तो कुल मिला के कई केसेस चल रहे हैं। इस कारण इनका पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब्त कर लिया कि यह फर्जी है, फर्जी काम कर रही है। माफ कीजिएगा, पासपोर्ट फर्जी नहीं है, इनका काम फर्जी है। और तीस्ता सीतलवाड़ उसी केस में सुप्रीम कोर्ट में अभी गई थी कि भाई हमें विदेश जाना है, पासपोर्ट वापस लौटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाना कहां है, मिलना किससे है, कहीं फिर वही धंधा तो नहीं है कि विदेशों से पैसे लें और भारत में अराजकता फैलाएं। और जब तक आप पूरा रूटीन नहीं बताइएगा, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तब तक हम आपका पासपोर्ट वापस नहीं कर सकते। एक गुजरात के पंचमहल में एक गांव है और गुजरात दंगा पीड़ितों के मदद के नाम पे तीस्ता सीतलवाड़ वहां गई और उन्होंने खेत खोदा और उसमें कुछ नरकंकाल मिले। तीस्ता सीतलवाड़ का कहना था कि ये हिंदुओं के नरकंकाल हैं और जिसे दंगों के दौरान मारा गया। बाद में कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो एक बताइए कि आपने किसी लोकल थाने को खबर क्यों नहीं दी थी, या फिर पुलिस प्रशासन या किसी की मदद क्यों नहीं ली थी। आप अपने मन से पहले तो निकाला और बाद में साबित यह हुआ कि वो जो नरकंकाल थे बहुत पुराने थे। किसी जमाने में वहां एक कब्रिस्तान हुआ करता था और उस कब्रिस्तान के कारण वहां बहुत सारे नरकंकाल जमीन के अंदर दबे हुए थे, जिसे तीस्ता सीतलवाड़ ने 2002 के गुजरात दंगों से जोड़ा ताकि गुजरात सरकार को बदनाम किया जा सके। यह तो थी घटना की अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तीस्ता सीतलवाड़ हैं कौन, पहले इनके बारे में जानिए और ये देश के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं ये समझिए। तीस्ता सीतलवाड़ के पति हैं जावेद आनंद और इन दोनों ने, ये खुद एक लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार हैं। तीस्ता सीतलवाड़, जावेद आनंद भी एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कई एनजीओज वगैरह बना के रखे हैं। वो रेगुलर लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे इस तरह के अखबारों में एडिटोरियल, ज्यादातर मुस्लिम सब्जेक्ट पे। इन दोनों ने शादी की और इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इन दोनों का एकमात्र मकसद मुसलमानों की भावनाओं का शोषण कर पैसे कमाना है और यह साबित हुआ है।
जहां कहीं भी इस देश में मुसलमानों के साथ कुछ होता है, ये जाते हैं, चंदा वसूलते हैं और उस चंदे को निजी उपयोग के लिए खर्च करते हैं। इनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं मुंबई में, और यह बात भी साबित हो चुकी है गुजरात दंगों के आरोप में। 1992-93 के मुंबई दंगों के दौरान भी इन्होंने यही धंधा किया था। दंगा पीड़ितों के नाम पर ये विदेश गए, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, वहां से चंदा लिया और वो जो दंगा पीड़ित थे चंदा उन्हें न देकर खुद के निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया। तो तीस्ता सितलवाड़ की तरह बहुत सारे लोग हैं इस देश में, सबका नाम लेना उचित नहीं होगा, जिन्होंने पीड़ितों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उनका भावनात्मक दोहन किया, उन्हें सिखाया, पढ़ाया, न्यूज में बनाया, विवाद खड़ा किया और उससे ये करोड़पति होकर चले गए। उनमें से बहुत सारे नामों को आप जानते होंगे, जिनका नाम इस तरह से आया है। राणा अयूब एक पत्रकार हैं, इसी तरह वो भी तहलका में ही काम करती थी। उन पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगे थे कि उन्होंने विदेशों से चंदा लिया, जिस काम के लिया उसमें उपयोग न करके निजी अय्याशियों के लिए खर्चा किया। और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, चूंकि ये दोनों साबित हो चुके हैं इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। इन्हीं तरह के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी कहा था। इनका धंधा है आंदोलन, इनको मुद्दों से मतलब नहीं है। भारत के किसी भी कोने में किसी मुद्दे पर जब आंदोलन हो रहा हो तो ये उसमें शरीक हो जाते हैं। अब ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। एक और बड़ा आंदोलन होने वाला है इस देश में। योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, इस तरह के लोगों से संपर्क साधा गया है और इस आंदोलन को एक बड़ा विवाद बनाने की तैयारियां चल रही हैं। और यह आंदोलन है अंडमान निकोबार द्वीप से जुड़ा हुआ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर। हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार राहुल गांधी वहां गए हैं और पर्यावरण का कुछ बहाना बनाया है, कुछ पेड़ वगैरह कट रहे हैं। हालांकि सिर्फ 2% जो भूमि है वहां उसका इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है, बाकी सब जैसा था वैसा ही रहेगा। और वहां के लोकल ग्राम सभा आदिवासियों ने मंजूरी दे दी है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी इसे एक पर्यावरण का मुद्दा बनाकर इसे पूरे देश में विवाद का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। इसके लिए कई एनजीओ से संपर्क किया गया है और आने वाले वक्त में, मैंने तो नाम बताया आपको कि ये मेधा पाटकर, ये योगेंद्र यादव, इस तरह के लोगों से संपर्क किया गया है कि पूरे देश में कोलाहल पैदा करो ताकि किसी भी तरह से ये द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सके। और जिस तरह मणिपुर को लेकर एक वितंडावाद खड़ा किया गया पूरे देश में कि ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, और विदेश में जाकर, खास करके ईसाई देशों में जाकर राहुल गांधी घूम घूम कर ये बताते रहे ताकि वहां से पैसे मिलते रहे ईसाइयों की मदद के नाम पे, तो धंधा चलता रहे। अब उसी तरह ये एनजीओ के एक जाल को बुना गया है और बातचीत हुई है कि हम आंदोलन करेंगे निकोबार प्रोजेक्ट को लेके। और इस निकोबार प्रोजेक्ट में बाधा डालना चाहता है अमेरिका भी और चीन भी। वो इसलिए कि ये डीप सी पोर्ट होगा, मतलब आज नहीं, भारत की आजादी के कई साल पहले, शायद 1885 में जो डच आए थे वहां उन्होंने पाया था कि सबसे गहरा पोर्ट यहां है जिसमें कितना भी बड़ा और भारी जहाज आके यहां लग सकता है। दूसरी बात इसके लोकेशन की वजह से कि चीन का 80% जो तेल है इसी रास्ते से होकर गुजरता है और यहां से खड़ा होकर हम मलक्का स्ट्रीट पर भी नजर रख सकते हैं। तो इससे चीन पर पूरी तरह निगरानी संभव है। पूरी दुनिया का 40% व्यापार हमारे ही रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन हमारे पास उसे रोकने, ब्लॉक करने या निगरानी तंत्र की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए यह जरूरी है। अब इन सब चीजों को राहुल गांधी रोकना चाहते हैं और राहुल गांधी रोकने के लिए आंदोलन करना चाहते हैं। आंदोलन करने के लिए उन्हें एनजीओ की जरूरत है। एनजीओ कहां से मिलेगा? तो ये तीस्ता सितलवाड़, जावेद आनंद, राणा अयूब, अरफा खानम शेरवानी, मेधा पाटकर, इस तरह के लोगों का एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो आने वाले दिनों में आपको निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ नैरेटिव बनाता हुआ मिलेगा। रही बात पर्यावरण की, तो अंतिम बात मैं बता देता हूं। प्रियंका गांधी का हिमाचल में एक बंगला है, निजी बंगला। उस बंगले को बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ काटे गए, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो निजी घर के लिए सैकड़ों पेड़ काटे गए थे। लेकिन जब भारत की रक्षा के लिए, भारत के व्यापार के लिए, भारत के जियोपॉलिटिक्स में दबदबे के लिए महज 2% लैंड का इस्तेमाल द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है, तो पर्यावरण को खतरा हो रहा है। समझते आप भी हैं, समझते हम भी हैं। इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।